हेलो एवरीवन। हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और सब ठीक होंगे और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे जैसा कि एक स्टूडेंट को उठाना चाहिए। बाकी सबके लिए कैसा भी हो, स्टूडेंट के लिए लॉकडाउन बेनिफिशियल है क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा और आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, जो है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इस वीडियो को देखने से पहले आप पुराने सारे वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक से लिंक है दूसरा, है ना, सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सारे वीडियो देखते चलें, उसके बाद आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो हम लोग बक्सर का युद्ध आज पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि से ख़त्म होगा युद्ध, तो वहाँ तक हम आज इसे कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की है इस बार। कंटेंट तो आप लोगों को तो ठीक दे रहा था, कंटेंट तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ग्राफिक्स में जिस सुधार किया है कि हिस्ट्री आपकी और बोरिंग ना लगे या और अच्छे से आपको समझ आ जाए और एकदम बोरिंग ना दिखे, इंटरेस्टिंग बनी रहे, इसलिए ग्राफिक्स में मैंने कुछ इस बार इम्प्रूवमेंट किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसा रहा इम्प्रूवमेंट, और बाकी आपको आगे वीडियो देखोगे आप तो पता चल ही जाएगा कि क्या किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में हम लोगों ने ये देखा था कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, और नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल गया था और मीर जाफ़र ने सारी सेना लेके अंग्रेज़ों की तरफ चला गया, और जाने के बाद सिराजुद्दौला वहाँ से भाग गया और युद्ध बाद में मारा गया था। इस तरह बिना ज़्यादा युद्ध किए ही अंग्रेज़ युद्ध जीत गए थे। मीर जाफ़र की पहले से उनके साथ बन गई थी कि हम आपको पैसे देंगे और नवाब किसको बनाया जाएगा? मीर जाफ़र को बनाया जाएगा, ऐसा अंग्रेज़ों ने कहा था। और उसके बाद आपको पता है कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था। मीर जाफ़र जब नवाब बन गया, उसके बाद से अगली कहानी शुरू होती है। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब इसीलिए बनाया था कि हमें पैसे मिलते रहेंगे और ये मीर जाफ़र जैसा हम कहेंगे वैसा काम करेगा, हमारी एक तरह से कठपुतली बना रहेगा, जो हम कहेंगे वो ये काम करेगा। इसके लिए अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। अब मीर जाफ़र नवाब बन गया 1757 में ही, और अंग्रेज़ों को इसने बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए, पैसे भी दिए। क्लाइव को भी काफ़ी पैसा मिला था, तो वो पैसा वगैरह इन सबको मिल गया। मिलने के बाद आपको पता है 2-3 जगह का इनको एक मिल गया था राइट, दीवानी, है ना, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दीवानी, टैक्स लेने का अधिकार इनको मिल गया था। उस टैक्स लेने के बाद इन्हें ये समझ आ रहा था कि 1-2 जगह से अगर टैक्स में इतना पैसा मिल रहा है तो पूरे बंगाल से कितना पैसा मिलेगा, और क्यों ना, बंगाल का नवाब तो हमारा ही है, तो और ज़्यादा पैसा पैसा हम कमाएं। तो आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। क्या हुआ, मीर जाफ़र तो क्लाइव की पूरी तरह से कठपुतली था, है ना, क्लाइव जो कहता था वो मीर जाफ़र करता रहता था। अब क्या आगे धीरे धीरे काम क्या हुआ, कंपनी अभी तो ट्रेड कर रही थी, तो ट्रेड कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, लेकिन अब कंपनी युद्ध भी लड़ने लगी। तो कैसी कंपनी बन गई? सैनिक कंपनी ज़्यादा बन गई, क्योंकि उसका काम क्या था? युद्ध लड़ना हो गया था। वहाँ फ्रांसीसियों से लड़ ही रहे थे और यहाँ पर बंगाल में भी अब इन्होंने युद्ध लड़ना शुरू कर दिए थे। तो कंपनी अब ट्रेड कंपनी से कहाँ पहुँच गई थी? सैनिक कंपनी बन गई थी। मीर जाफ़र जब नवाब बना था तो उसने कहा था कि वो कंपनी को हर महीने 1 लाख रुपए देगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं, उनमें खर्च आता है, तो वो सब कुछ मैं दूंगा, बस मुझे नवाब बनवा दो, ये उसने बनते टाइम कहा था। तो मीर जाफ़र ने कहा था कि 1 लाख रुपए हम कंपनी को हर महीने देंगे। ये काम कंपनी को वो उसने कह दिया था। तो 1 लाख रुपए हर महीने मीर जाफ़र से उन्हें मिलने लगा कंपनी को। कंपनी ने कलकत्ता और उसके आसपास ट्रेड तो करती ही थी, और उससे भी उसे 5-6 लाख रुपए साल के मिल जाते थे। यहाँ 1 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, वहाँ 5-6 लाख रुपए साल के कंपनी को मिल जा रहे थे। और 1 लाख रुपए महीने का कौन देता?
मीर जाफ़र देगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने उसे नवाब बनाया है। धीरे धीरे कंपनी की डिमांड बढ़ती जाती मीर जाफ़र से, वो और भी टैक्स वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रहे थे, और कंपनी को और ज़्यादा लाभ होने लगा। अब डेट आई 1760। 1760 तक आते आते मीर जाफ़र, कंपनी को 1 लाख रुपए महीने देने की बात तो उसने कही थी, लेकिन वो कम दे पाता था। ऐसे करके कर्जा बढ़ता गया किसके ऊपर? मीर जाफ़र के ऊपर। और मीर जाफ़र 25 लाख रुपए कर्जा हो गया 1760 तक। ठीक, कंपनी को अब पैसा ही पैसा दिखता था कि क्या पैसा मिल रहा है ना, पैसे के ऊपर कंपनी डिपेंड रहने लगी, और सारा लालच ही पैसों का था। 1760 तक 25 लाख रुपए कर्जा हो गया मीर जाफ़र के ऊपर। और आपको पता है 1760 में एक युद्ध लड़ा गया था, वंडीवास का युद्ध, जो आप पहले पढ़ चुके हो थर्ड कर्नाटक वॉर में। और वंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे, और ये तय हो गया था कि इंग्लिश कंपनी ही इंडिया में रहेगी। तो देखो, कंपनी में भी एक ही कंपनी बची है, वहाँ प्लासी में भी इन्होंने हरा दिया है बंगाल के नवाब को। और दूसरा अगला काम क्या हो गया है कि 1760 में इसके पास 25 लाख रुपए बकाया हो गए। 1760 में ही एक चीज़ क्या हुई कि क्लाइव वापस चला गया, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड चला गया तो वहाँ उसका बड़ा वेलकम हुआ, और कहा कितने सारे इसने वॉर जिताए हैं। देखो, एक क्लर्क था, आपको पता है, क्लर्क से वो सेना में गया और कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गया, बड़ा उसको पैसा मिला, सब कुछ हुआ। और 1760 में तक, तो 1760 में क्लाइव गया, उसकी जगह अगला गवर्नर बनकर आया बेंसी टार्ट। नया गवर्नर बंगाल का बना बेंसी टार्ट। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम पढ़ लेना। तो नया गवर्नर बना बेंसी टार्ट। बेंसी टार्ट ने और डिमांड की, मीर जाफ़र से पैसे दो। मीर जाफ़र कब तक पैसे देता? और बेंसी टार्ट ने कहा कि कुछ इलाके और चाहिए जिनसे हम टैक्स लेंगे। अब नवाब पहले ही पैसे नहीं दे पा रहा है, अगर कंपनी को उसके इलाके भी दे दे वो, है ना, जो भी इलाके ये लोग चाह रहे थे कि ये हमें मिल जाएं, अगर वो और दे दे तो उनसे जो टैक्स नवाब को मिल रहा था वो और नहीं मिलता। तो नवाब के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचते, और वो जो पुराना टैक्स है, वो जो कंपनी का कर्ज हो गया है, वो कहाँ से चुकाता। तो नवाब से वो कह रहे थे तुम एक काम करो, हमें नए ज़िले और दो जिनसे टैक्स हम ही लेंगे, और तुम्हारा तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो नवाब ये दे नहीं पा रहा था, नहीं दे पा रहा था। तो बेंसी टार्ट ने सोचा कि नवाब को ही हटाते हैं, हमने ही तो बनाया है, हम हटा देंगे। और बेंसी टार्ट ने ये सोचा कि मैं इसको हटा देता हूँ। और नवाब को हटाने के लिए उसका दामाद, उसका बेटी का हस्बैंड, उसका दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम से इन्होंने समझौता किया। ठीक, नया आ गया मीर जाफ़र के बाद उसका ही दामाद है मीर कासिम। मीर कासिम से कहा कि हम तुम्हें नवाब बनाएंगे, तुम्हारे ससुर की जगह तुम्हें नवाब बनाएंगे, और तुम हमें पैसे देना, टैक्स देना, सब कुछ देना। और हम 3-4 ज़िले चाहते हैं जिनसे हम टैक्स लें। दीवानी आप समझ सकते हो, टैक्स लेने का अधिकार। तो 3 ज़िले कौन से थे? बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। इन्होंने कहा बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव ज़िले की दीवानी तुम हमें दे देना, और हम तुम्हें नवाब बना देते हैं। किससे कहा? मीर कासिम से। ठीक है, इनके पास समझौता हो गया, और अब मीर जाफ़र से को इन्हें हटाना था। मीर जाफ़र से इन्होंने, बेंसी टार्ट ने कहा कि एक काम करो, सारे जो तुम काम करते हो, है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन लेते हो, सारे काम करते हो, वो सारे अधिकार तुम मीर जाफ़र से कहा मीर कासिम को दे दो। तुम केवल नाम के नवाब बन के रहो, और काम पूरा किसे दे दो? मीर कासिम को दे दो। मीर कासिम से ये कहने के बाद मीर कासिम ये मानता क्यों? वो थोड़ा नहीं माना तो अंग्रेजी सेना घिर गई महल के चारों तरफ। मीर जाफ़र को समझ आ गया कि मैंने अपने राजा को धोखा दिया था, आज अंग्रेज़ों ने हमें धोखा दे दिया, ये हमें हटा रहे हैं, और सेना के सामने तो कुछ है नहीं ये। तो चुपचाप इसने अपनी गद्दी छोड़ दी, और मीर कासिम हट गया, सॉरी, मीर जाफ़र हट गया। मीर जाफ़र को जब ये पता चल गया कि अंग्रेज़ों ने मेरा किला घेर लिया है चारों तरफ से, और अगर मैं चुपचाप नहीं हटा तो ये तो हमें हटा ही देंगे, इसमें भलाई इसमें है कि चुपचाप हट जाओ। तो ये चुपचाप हट गया, और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया।
मीर कासिम नवाब बने 1760 में, 1763 तक ये नवाब रहे, 60 से 63 तक। मीर कासिम ने क्या किया, नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद ही ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इसे दिख ही रहा है कि अंग्रेज किसके साथ क्या कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी ये तो अंग्रेज आने वाले टाइम में करना ही करना है। तो इसने थोड़ी समझदारी से काम लेने की सोची, और अंग्रेज पैसा तो मांग ही रहे थे, है ना। उतने जिलों की दीवानी उन्होंने ले ली, टैक्स लेना, सारे बंगाल में लगभग आधे जिलों का टैक्स कौन ले रही है, कंपनी खुद ही ले रही है। और वो किसानों से मनमाना टैक्स ले रहे हैं, जितना उन्हें लेना है उतना टैक्स ले रहे हैं। दूसरा काम वो कर रहे हैं कि आपको पता है 1717 में एक फरमान मिला था, ठीक, शाही फरमान, है ना, जिसको हम कहते हैं दस्तक। दस्तक का काम तो उनका चल ही रहा है, वो बिना टैक्स के पूरे बंगाल में काम कर ही रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, और सारा का सारा पैसा अंग्रेज खा रहे हैं, और जो उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं बंगाल में। एक तरह से लूट का काल शुरू हो गया है। जिम्मेदारी तो नवाब की है प्रजा को देखना ना देखना, और लूट की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की। नवाब कुछ कह भी नहीं सकता, उनका कठपुतली बन के जो बैठा है। तो अंग्रेज लूट रहे हैं, जिम्मेदारी नवाब की है, और अंग्रेज को जो मना है उतना लूट सकते हैं वो। ये काम चल ही रहा है। तो इस काम को चलने टाइम पर मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले अपनी कैपिटल चेंज की। इसकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, ये एक और नई जगह ले गया, कहाँ, मुंगेर। इसने अपनी कैपिटल चेंज की, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद क्या था, कलकत्ता के पास पड़ता था, और अंग्रेज कलकत्ता में ज़्यादा रहते थे, तो इन्हें लगा कि ये मुर्शिदाबाद में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो राजधानी को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, और कैपिटल ये ले गया मुंगेर। मुंगेर में इसने क्या किया, बंदूक बनाने लगा, तोपें बनाने लगा, ठीक, क्योंकि इसे पता था अंग्रेजों से हारे क्यों थे, क्योंकि बंदूक और तोपें नहीं थी, इनके पास तलवारें चलती थी, बंदूक कम थी, तो इसीलिए बंदूक बनाना और तोप बनाने का कारखाना लगा लिया मुंगेर में। तीसरा, इसने एक अधिकारी रखा, जर्मनी से बुलाया, जर्मन अधिकारी बुलाया, वाल्टर रेनहार्ड, उसको बुलाया और कहा कि मेरी सेना को जो यूरोपीय टेक्निक है, बंदूक चलाना, ये सब चलाना, उस टाइप से ट्रेनिंग दो आप। और यूरोपीय ढंग से शिक्षित करने लगा, किसे, अपनी सेना को। ये सब काम मीर कासिम करने लगा, पहले से तैयारी इसने बना ली। अब क्या हुआ, 16, ये सब काम तो हो ही रहे हैं, अंग्रेज देख ही रहे हैं, लेकिन 1763 में एक बड़ा काम किया इसने। वो बड़ा काम क्या था, इसने देखा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं देते हैं, पूरा फ्री में माल यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, और सब पता है कि वो कंपनी का माल भी ले जाता है, अपना माल भी ले जाते हैं, और जो यहाँ के और लोग हैं और ट्रेडर्स हैं चोरी छुपे, उनका माल भी ले जाते हैं अपने नाम से, क्योंकि ट्रेड तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री था, लेकिन अंग्रेज खुद भी अपना पर्सनली ट्रेड तो कर ही रहे थे, है ना। दूसरा, वो क्या कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी व्यापारी है उससे कहा कि आप पे नवाब कितना टैक्स लगाता है, उसने कहा 50 या 30%, जितना भी बोल दिया, कहा आधा हमें दे दो, हम फ्री में आपका काम करा देंगे। इस तरह से काम भी कर रहे थे। नवाब को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, कंपनी पूरा माल लूट रही थी, और उसके अंग्रेज अधिकारी माल लूट रहे थे। तो इसने कहा मैं बंगाल को ही टैक्स फ्री कर देता हूँ, जब टैक्स मुझे मिल ही नहीं रहा है तो दूसरे लोगों से क्यों लेना, इससे अच्छा पूरे बंगाल को क्या करते हैं हम, टैक्स फ्री। और 1763 में इसने सारे बंगाल को कर दिया टैक्स फ्री। अब अंग्रेज तो ये सह नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा तो वो कमा ही रहे थे, है ना। तो इसने, नवाब उनके हाथ की कठपुतली था, नवाब जो अंग्रेज कहते वही करता, और नवाब ने अपने मन से पूरे बंगाल में, इसने कहा अंग्रेज तो टैक्स दे नहीं रहे हैं, दूसरे व्यापारी क्यों दें, किसी से नहीं लेंगे, किसी से हम टैक्स नहीं लेंगे। नवाब से कहा गया कि ये डचों वगैरह की भी मदद कर रहे हैं जो नवाब हैं, और बहुत ख़राब हैं, तो नवाब को हटाना चाहिए। और अब तो 1763 में जाके एक नया बहाना मिल गया कि पूरा बंगाल इनने टैक्स फ्री कर दिया, और अंग्रेज पूरी तरह से गुस्से हो गए। और गुस्सा होने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा अब तो मीर कासिम तुमसे हमें युद्ध करना ही होगा। और मीर कासिम से ये लड़ाई लड़े, 2 बार लड़े। 1763 में 2 युद्ध हुए, छोटे छोटे, आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 छोटे छोटे युद्ध हुए और उनमें नवाब हार गया। 1763 में 2 छोटे युद्ध हुए, नवाब हार गया, कंपनी जीत गई, और इन्होंने नवाब को भगा दिया यहाँ से। और फिर से कहा कि जो पुराना मीर जाफ़र था ना, वही अच्छा है, उसी को बुलाओ, उसी को बैठाते हैं, इस मीर कासिम कोई काम का नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से।
और मीर कासिम हार गया 2 बार युद्ध। मीर कासिम जैसे ही हारा 1763 में, ये पहुंचा अवध। अवध इसी के साइड में एक राज्य था अवध, बंगाल के साइड में जाएंगे। अब अवध कौन सा राज्य, तो आप जानते हैं अयोध्या भी की है ना, अयोध्या है, अयोध्या को हम अवध कहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जगह है, बड़ा राज्य था एक अवध है ना, अयोध्या भी उसके अंडर में आता था। तो उस अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम भाग कर गए शुजाउद्दौला के पास। ठीक, शुजाउद्दौला से कहा कि बंगाल अंग्रेजों ने तो हमसे छीन नहीं वाले हैं, छीन ही लिया है लगभग है ना, मुझे भगा दिया, नए को बुला दिया और ये छीन रहे हैं हमसे। तो अगला नंबर आपका है, आप हमारे पड़ोसी हो। तो अवध के पास पहुंचा। अवध के नवाब के दरबार में वहीं पर बैठे हुए थे मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। आप जानते हैं दिल्ली में किसका राज था, तो मुगलों का रूल चलता आ रहा था है ना, पढ़ते आए हम, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी बहादुर शाह, जहांदार शाह है ना, ये लोग राज कर रहे थे। फर्रुखसियर, ये राज नाम आपने पढ़े हैं। तो उन्हीं में अगला मुगल सम्राट आया शाह आलम सेकंड। ये नाम का मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, क्योंकि सब जगह दिल्ली में ऐसे कहना था कि पूरे भारत में मुगलों का राज्य, लेकिन पूरे भारत में तो बचा नहीं। छोटे छोटे नवाब भी चल रहे हैं, फ्रांसीसी भी चल रहे थे, अंग्रेज भी चल रहे थे, डच भी चल रहे थे, सब लोग चल रहे थे। तो लेकिन नाम के राजा थे कि मुगल, पूरे भारत के राजा कौन है, मुगल सम्राट थे इस समय शाह आलम सेकंड, दिल्ली में बैठे थे। तो ये भी आए थे अवध के नवाब के पास, तो ये भी मिले, तीनों लोग एक साथ मिले। तो इसने कहा, किसने, मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कि अगला नंबर आपका है, और मुगल सम्राट से कहा कि आप भी कितने दिन के मेहमान हैं, अगला नंबर आपका भी है। तो अंग्रेज ने आज हमें भगाया है, कल आपको भगाएंगे, परसों आपको भगाएंगे, और भगाना है और उन्हें जीतना है। उनके पास लालच है, उनके पास सेना भी है, वो सेना से भगा भी देंगे, और वो लालच चाहते हैं कि पैसे ही पैसा चाहिए, तो एक न एक दिन आपके पास तो आएंगे। तो तीनों मिले, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल गए और कहा देख लेते हैं एक साथ लड़के, हम तीनों की सेना को एक साथ मिलाते हैं और अंग्रेजों से लड़ते हैं, और देखा जाएगा जो होगा। तो तीनों की सेना एक साथ मिल गई, मिलके युद्ध के लिए चले। युद्ध के लिए मैदान कौन सा चुना, तो बिहार में एक जगह है बक्सर, और आप जानते हैं उस टाइम चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, एक ही थे। तो आप बंगाल की कहिए या आज के बिहार की कहिए, एक जगह है बक्सर, वहाँ पर ये तीनों की सेना एक साथ आ गई, और अंग्रेज़ों की सेना भी उस तरफ से आ गई। अंग्रेज़ों की सेना उस तरफ से आई, जिसको हेड किया ये कैप्टन थे उनके, जिनका नाम था कैप्टन हेक्टर मुनरो। ठीक, अंग्रेजी सेना के जो लीडर थे इस टाइम वो कौन थे, क्योंकि आपको पता है क्लाइव भाई साहब तो जा चुके हैं है ना, तो कौन है, हेक्टर मुनरो ने लीड किया सेना को। और हेक्टर मुनरो की सेना और अंग्रेज़ों की पूरी सेना एक तरफ, दूसरी तरफ लगभग 50,000 के लगभग ही इनकी सेना बची हुई थी, तीनों की मिलाकर भी, मुगल सम्राट की थी और इनकी भी थी, किसकी, अवध के नवाब की। और जितनी सेना इसके पास बची हुई थी, जो इसके भक्त थे है ना, जो इसके साथ गए थे, किसके, मीर कासिम के साथ, बंगाल के, उतनी उनकी, इन सबको मिला के लगभग 50,000 की सेना इनके पास थी, और अंग्रेज़ों के पास फिर कम 3-4 हज़ार की सेना अंग्रेज़ों के पास थी। लेकिन अंग्रेज़ बड़े प्रशिक्षित थे, उनके पास हथियार थे, बंदूक वगैरह सब थी। तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ, तो जगह का नाम है बक्सर। डेट आपको 2 मिलेंगी, कहीं 23 अक्टूबर लिखा होगा, कहीं 22 अक्टूबर लिखा होगा, तो दोनों डेट चलेंगी। तो 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में कौन कौन की सेना है, तो सेना है अंग्रेज़ों की, दूसरी तरफ तीनों की एक साथ सेना, मीर कासिम की जो बंगाल के पुराने नवाब हैं, भगा दिया जिनको, अवध के नवाब की, और मुगल सम्राट शाह आलम जो पूरे भारत के नवाब हैं, उनकी भी सेना एक साथ है। तीनों की सेना एक साथ आई और अंग्रेज़ों का और इनका युद्ध हुआ। प्लासी में तो आपने देखा था धोखे से जीता, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो लोग कहते थे कि प्लासी तो अंग्रेज़ों ने जीत लिया, अगर युद्ध होता तो देखते अंग्रेज़ों को, हम पता चल जाता है ना। लेकिन बक्सर के युद्ध में तो हुआ युद्ध, सब ने एक साथ मिलकर लड़ा, फिर भी हार गए, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना के सामने इनकी सेना टिक नहीं पाई। और अंग्रेज़ों ने इस बार बता दिया कि सेना कितनी भी हो, लेकिन हम अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, नए नए हथियार हैं, और हम जीतना जानते हैं।
और अंग्रेज़ों ने तोप और बंदूकों से इस युद्ध को जीत लिया। मीर कासिम बीच युद्ध में भाग गया। बचे कौन? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय हार गए तो मरने से अच्छा है। इन्होंने सोचा क्या कर लें, समझौता कर लेते हैं, और अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद क्या होगा? तो वो होगी ट्रीटी, है ना। तो अंग्रेज गए सबसे पहले किसके पास? शुजाउद्दौला के पास। देखो डेट थी 1764, है ना। युद्ध हार गए। संधि होगी 1765 में, 1765 में। 1765 में फिर से बुलाया गया क्लाइव को। बड़ा समझदार आदमी है, संधि करेगा, संधि की शर्तें यही बनाएगा। तो क्लाइव को वापस बुलाया अंग्रेजों ने कि आप आइए और ट्रीटी कीजिए, क्योंकि हमने एक और युद्ध जीत लिया है। 64 में बक्सर जीतने के बाद 65 में वापस आ गए क्लाइव। क्लाइव ने ट्रीटी की सबसे पहले। ये हो गए आपके रॉबर्ट क्लाइव, और ये बैठे हैं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। इनसे की गई संधि। मुगल सम्राट शाह आलम से ट्रीटी की गई। जगह का नाम था इलाहाबाद या इलाहाबाद। अब का नया नाम क्या हो गया है उसका, तो आप सब जानते हैं, प्रयागराज। तो हम कहेंगे जब नाम था इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की पहली संधि, डेट है 12 अगस्त 1765। किस किस के बीच हुई? तो मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेज, या मैं कहूँ उनकी तरफ से नेतृत्व करता है क्लाइव। ठीक, तो मुगल सम्राट शाह आलम और इनके बीच ट्रीटी हुई इलाहाबाद में, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। आपसे पूछेंगे इलाहाबाद की संधि कब हुई, इंपॉर्टेंट है। तो 1765 में हुई। किसके बीच हुई ये भी पूछेंगे, और क्या क्या ट्रीटी है ये भी पूछेंगे। सब कुछ पूछा जाता है इससे। ठीक, तो क्या हुआ इसमें? पहली बात कहा गया कि कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा, जो दो जिले अवध के नवाब के पास हैं, उससे लेके मुगल सम्राट को देंगे। मुगल सम्राट को नए जिले मिल गए। ठीक है, कंपनी ने कहा कि मुगल सम्राट को हम 26 लाख रुपए पेंशन भी देंगे, साल भर में 26 लाख रुपए की पेंशन आपको देंगे। आप काम नहीं करेंगे, आप पेंशन लेंगे हमसे, और सारा काम कौन करेगी? कंपनी करेगी। मुगल सम्राट पेंशन पे बैठ जाओ चुपचाप, हमसे पेंशन लेना साल भर की और बैठे रहोगे। मुगल सम्राट ने मान लिया। तीसरी बात कहा गई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका जो टैक्स का रेवेन्यू है ना, उसकी दीवानी जिसे बोलते हैं हम, दीवानी का अधिकार। दीवानी मतलब टैक्स लेना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कौन लेगी? कंपनी लेगी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पहले किसके पास थी? तो मुगल सम्राट के ही पास थी, पूरी की पूरी। तो मुगल सम्राट से कहा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसकी पूरी जो दीवानी मतलब टैक्स लेने की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? अब कंपनी की होगी, हम ही लोग लेंगे। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इससे बहुत पैसा आता था। ठीक है, तो ये मिल गया अंग्रेजों को बंगाल, बिहार। सबसे इम्पोर्टेंट शर्त यही है, तीसरी याद रखेंगे, पहली तो जरूर भूल जाओ, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स या दीवानी का राइट मिल गया था इलाहाबाद की संधि से। ये किसके साथ की गई? शाह आलम द्वितीय के साथ। फिर पहुंचे क्लाइव अवध के नवाब के पास, और अवध के नवाब से कहा चलो आपसे भी करते हैं ट्रीटी। अवध के नवाब से भी इलाहाबाद में की गई। तो ये है इलाहाबाद की सेकंड ट्रीटी। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 4 दिन बाद, 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ। कंपनी ने कहा अवध के नवाब आपसे हमने इलाहाबाद और कड़ा लिए हैं, किसको देंगे? मुगल को। पहली बात। दूसरी बात, अवध के नवाब से कहा कि तुम मिले थे और हमसे युद्ध किया था तुमने, ठीक है, तो तुमसे हम हर्जाना उल्टा लेंगे, 50 लाख रुपए तुम हमें दो। ठीक है, अवध के नवाब से कितना ले लिया? 50 लाख रुपए कंपनी ने ले लिया। और एक किला था चुनार में, वो भी कंपनी ने ले लिया। तीसरा, कंपनी से कहा गया कि अवध जो आपका राज्य है, उस पूरे राज्य में हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। पूरा टैक्स कौन फ्री करो? अवध को। कंपनी कोई भी टैक्स नहीं देगी। ठीक, पहली बात अवध से वो जिले दे दिए। दूसरी बात, अवध से 50 लाख रुपए कंपनी लेगी और चुनार का किला लेगी। तीसरी बात, अवध से मैं कोई भी टैक्स कंपनी नहीं देगी, फ्री में ट्रेड वहां पर करेगी। चौथी बात, अवध की जिम्मेदारी अब हमारी, आप कोई सेना वैना मत रखो, आपकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज की सेना रखी जाएगी। आपकी सिक्योरिटी के लिए हम अपनी सेना देंगे, आप सेना नहीं रखोगे, और उस सेना का खर्च भी तुम ही दोगे।
एक तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगी, तो हमारी सेना करेगी, और हमारी सेना का जो खर्च है वो भी तुम ही दोगे, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। ये किससे कहा? अवध के नवाब से। इस तरह अंग्रेज़ों ने पहली ट्रीटी और दूसरी ट्रीटी इलाहाबाद की, और इसके बाद से कंपनी जो पहले केवल ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसको अब जगह मिल गई, है ना। और इन जगह का राज काज का संभालना, इन जगह से टैक्स लेना, इन जगह से पूरा पैसा वसूलना, ये सारे काम एक तरह से अंग्रेज़ों का राज्य भारत में शुरू हो गया। और अंग्रेज़ों ने इस ट्रीटी के बाद से जब लूट खसोट चालू करेंगे, बंगाल को ऐसा लूटेंगे कि बंगाल में अकाल आ जाएगा। अकाल, फेमाइन, ठीक है। अकाल दो टाइप के होते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे। एक नेचुरल होता है, जैसे कहीं सूखा पड़ गया तो खाने को ना मिले। दूसरा मैन मेड होता है कि ऐसी कंडीशन बना दो आप कि लोग भूखे मर जाएं। तो बंगाल में भीषण अकाल पड़ेगा आगे चल के, ये लोगों को भूखा मार देंगे, बंगाल के लोगों को भूखा मारेंगे, बंगाल के लोगों को पूरा लूट लेंगे, ठीक है। और आसपास के लोगों को पूरी तरह से निचोड़ देंगे, किसानों को लूट लेंगे, और कंपनी और अधिकारी पैसा बना बना के, है ना, जो हम कहा जाता था पहले सोने की चिड़िया है, उस पूरी सोने की चिड़िया को ये लूटना चालू कर देंगे इस बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर का युद्ध यहाँ पर बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद तो कंपनी का और अंग्रेज़ों का राज पूरी तरह से इंडिया में शुरू हो गया। अब जो छोटे छोटे राज्य इंडिया में बचे हुए हैं उनको कंपनी हराना शुरू करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उन छोटे छोटे राज्यों को धीरे धीरे कर एक कंपनी हरा देगी, और पूरे इंडिया में कंपनी का रूल शुरू हो जाएगा, अंग्रेज़ों का रूल शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा बक्सर का युद्ध, ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।